अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम की। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन चुनाव जब भी होंगे इनका रोमांच अपने चरम पर होगा। और इसकी वजह है कि दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा का दांव पर लगा होना। बीजेपी से जहां सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की। चुनावी दंगल में प्रत्याशी कोई भी मैदान में उतरे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि असली किरदार की भूमिका में सिंधिया और कमलनाथ ही रहने वाले हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से बीजेपी भारी नजर आ रही है, लेकिन किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति के मैदान में चमत्कारों की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुकाबले में कौन किसे मात देता है। आज हम बात भिंड जिले की मेहगांव की कर रहे हैं। यहाँ उपचुनाव की जंग कितनी दिलचस्प हो सकती है, पूर्व नेता अजय सिंह को क्या कांग्रेस नाराज करेगी, इन सब पर बात करें। चलिए इसके पर देखते हैं हमारी एक और रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना से हड़कंप की स्थिति है, तो दूसरी ओर उपचुनावों को लेकर सियासी भार पलटवार का दौर तेज हो चला है। बीजेपी और कांग्रेस उपचुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि कौन कितने पानी में है, ये दोनों ही दल अपनी तैयारियों से ही जान रहे होंगे। चंबल संभाग की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें मेहगांव भी शामिल है, जो ओपीएस भदौरिया की कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। ये विधानसभा क्षेत्र अब तक किसी भी दल का गढ़ नहीं बन पाया है। 1998 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और अब तक 3 बार उसके विधायक चुने जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस को भी 3 बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला। तीसरा चुनाव कांग्रेस ने 2018 में जीता और ओपीएस भदौरिया विधायक चुने गए थे, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में है। संभवतः उपचुनाव में वही बीजेपी के उम्मीदवार भी होंगे, जबकि कांग्रेस से उनके सामने चौधरी राकेश सिंह को उतारे जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। साल 2018 से पहले 2013 और 2008 में सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में है। इनके अलावा गुर्जर, बघेल, नरवरिया, राठौर, जैन और मुस्लिम मतदाता भी किसी दल की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। बात अगर समस्याओं की करें तो इनकी भी भरमार है। अमाइन को अब तक नगर परिषद का दर्जा नहीं मिला है। इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। कई वार्डों में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज भी नहीं है। उद्योग नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। अब इन सब के बीच उपचुनाव की जंग कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मेहगांव पर मुकाबले से पहले कांग्रेस में खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी से इस्तीफा तक देने की चेतावनी दे दी है। अभी इस चेतावनी के बाद कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, वही फिलहाल मेहगांव में किस तरह के सियासी समीकरण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो मौजूद है हमारे स्टेट हेड अनिल सिंह, और मेहगांव के हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे, सहयोगी हमारे दिनेश शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी भी जुड़ेंगे। अनिल, आप बहुत अच्छे से मेहगांव को जानते हैं, भिंड जिले को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब उपचुनाव होने हैं, ओपीएस भदौरिया अच्छे खासे मतों से जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस से जीते थे। अब बीजेपी है। अब बीजेपी के साथ ये अलग बात है कि वहां की जनता नाराज हो सकती है क्योंकि आपने दल बदल किया, लेकिन एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, खुद बीजेपी की सरकार, ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे? भले ही चौधरी राकेश सिंह आ जाए, वहां से बड़े नेता है। भिंड जिले की जो चंबल की जो तासीर है, उसमें बड़ा साफ साफ है कि बगावत और धोखा, इन दोनों में बड़ा फर्क महसूस किया जाता है। अगर बागी है तो बागियों को वहां सम्मान भी मिलता है, और अगर धोखेबाजी के रूप में अगर इसको लेते हैं तो जनता अपना मत विरोध प्रकट करती है।
अगर ओपीएस भदौरिया ये साबित करने में सफल होते हैं कि कांग्रेस सरकार में उनकी नहीं चल रही थी, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीते थे और इसीलिए वो बगावत उन्होंने की, तो उनको समर्थन जनता खुलकर दे सकती है। और अगर ये साबित होता है कि सिर्फ निजी स्वार्थ में या दूसरे कारणों से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो इसे जनता अपना विरोध में भी मत प्रकट कर सकती है। ये तो एक उस क्षेत्र की तासीर की बात है। लेकिन मेहगांव का जहां तक खास तौर से है, मेहगांव में राजनीतिक दलों से ज्यादा जो व्यक्तिगत प्रत्याशी की जो छवि है, प्रत्याशी की जो मेहनत है, वो ज्यादा मायने रखती है। आपने देखा होगा कि पिछले जो चुनावों के नतीजे हैं कि एक बार बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह जनता अपना प्रत्याशी चुनाव में बदलती रही है। भिंड में राजनीतिक समीकरण जो कहते हैं कि वहां जो सवर्ण जो है, जो ब्राह्मण का वर्चस्व है निश्चित तौर पर, और राजपूत वोटरों का है, ये 95,000 के आसपास इनके वोटर हैं। किनके? राजपूत और ब्राह्मणों की, जिसमें ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है और राजपूतों की उसके बाद दूसरे नंबर पर कह सकते हैं। लेकिन अगर ओबीसी वोटरों को जोड़ा जाए तो ये संख्या 1,10,000 के आसपास होती है। बावजूद इसके यहाँ इस क्षेत्र से ब्राह्मण और राजपूत उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं। और एक समीकरण और इस क्षेत्र में, मतलब आप कहना ओबीसी वोटर जो है वो शिफ्ट होते रहे इधर से, शिफ्ट होते रहे हैं, क्योंकि 2003 में निर्दलीय नरवरिया जीते थे, फिर 2008 में राजेश शुक्ला जीत गए, 2013 में चौधरी राकेश सिंह के भाई मुकेश चौधरी जीत गए, फिर ओपीएस भदौरिया जीत गए 2018 में, कांग्रेस जीत गई। तो जो पिछड़ा वर्ग के वोट है वो शिफ्ट होते रहे। निश्चित रूप से कुछ वहाँ एससी एसटी वोटर भी होंगे, वो भी शिफ्ट होते रहे। और हमें लगता है कि वहाँ दबंगों का, मतलब ब्राह्मण ठाकुरों का वर्चस्व है, तो कुछ आपको लगता है वहाँ इस तरह के भी बूथ कैप्चरिंग जैसे भी मामले सामने आए क्या? ये एक समय ये होता रहा है और चंबल इसको लेकर काफी प्रसिद्ध भी रहा है। एक मिनट अनिल, हम रोकते हैं। दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ, दूरभाष से जुड़ गए हैं। दिनेश, आवाज सुनाई पड़ रही? दिनेश आप नेटवर्क में नहीं थे अभी। क्या स्थिति रहेगी मेहगांव की? भदौरिया फिर से बीजेपी में, बीजेपी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समर्थन में है, खुद शिवराज सिंह जी भी प्रचार करेंगे, बीजेपी की सरकार। ऐसे में कांग्रेस कितना फाइट दे पाएगी? चौधरी राकेश सिंह हो उम्मीदवार या कोई अन्य? जी सर, आपको बता दूं कि मेहगांव विधानसभा भिंड जिले भिंड कटिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। पिछले आप चुनाव में मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के ओपीएस भदौरिया दिनेश, हम स्काइप पे आपको नहीं कैच कर पा रहे हैं, आप फोन पे आ जाएं तो बेहतर रहेगा, जब तक हम अनिल से बात करते हैं। जी अनिल। ये बात भी बड़ी स्पष्ट है कि हेलो जी, हेलो, हाँ हाँ जी, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र। दिनेश, अभी भी आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है। दिनेश जी सर, आप बताइए क्या स्थिति रहेगी? मैंने सवाल किया था। जी सर, आपको बता दूं मेहगांव विधानसभा। चलिए दिनेश, हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्या मतलब? क्यों मतलब? फिर मत जोड़ो ना, मेहगांव से बात करेंगे। चलिए, राकेश जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। नमस्कार, कैसे हैं एसपी भाई? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। चलिए, उपचुनाव होने जा रहे हैं। आप निश्चित ही मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं भी, कांग्रेस के रहे भी हैं, बीच में कुछ विपरीत परिस्थितियां हुई, जो भी हुआ बीजेपी में रहे, आज आप कांग्रेस में हैं। क्या लगता है भिंड की, चंबल संभाग की जो सीटें हैं, खासकर मेहगांव सीट है, उसमें कांग्रेस कैसे जीत दर्ज करा पाएगी? बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, खुद शिवराज जी और बीजेपी की सरकार। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है जी। शिवराज सिंह जी ने तो ये कह दिया कि हम एक्सप्रेस वे को अब प्रोग्रेस वे कर देंगे जी, चंबल एक्सप्रेस वे को जी। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने भिंड तक इसको पहले डिक्लेयर किया था जी, और बाद में इसको कट करके मुरैना के आधे हिस्से में कर दिया NH3 तक जी, और इनके ही दस्तखत से कैंसिल हुआ है भिंड का एरिया और मुरैना का जी। और ये उस समय प्रस्तावित था कि इस पर
व्यवसायिक केंद्र बनेंगे जी के रास्ते पे चारों तरफ, जी और मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ जमीन देगी, इन पे पैसा नहीं है। जी और जिन लोगों को जमीन दी जाएगी उनसे जो पैसा उगाई करेगी केंद्र सरकार, तब ये एक्सप्रेस वे बनाएगी। जी तो एक झूठ बोल के ये क्या कहना चाहते हैं? उसमें पहले से ही व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में दिया हुआ था। जी अब सिर्फ एक मीटिंग करके एक्सप्रेस वे को प्रोग्रेस वे कर देना। इनसे पूछना चाहता हूं कि कब तक झूठ बोलोगे? जी नर्मदा एक्सप्रेस वे का क्या हुआ जो आपने इसके साथ डिक्लेयर किया था? जी आज चुनाव लग रहा है तो आप उसको प्रोग्रेस वे कहने लगो। झूठी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा, सच बातें बोलने से। तो शिवराज सिंह जी के लिए तो इतना कहना पर्याप्त है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत वंचित किया, अनुसूचित जात को, मुस्लिम्स को, और इनके जो शब्द रहे हैं पहले कि हम माई के लालों को देख लेंगे, कौन है माई का लाल। तो चंबल में तो एसपी साहब, लोगों ने चंबल का पानी पिया है जी और माई के लाल ही पैदा होते हैं। जी तो शिवराज सिंह जी की तो सूरत भी इस क्षेत्र के लोग नहीं देखना चाहते। जब वो आएंगे तब वो नौजवानों का खून खौलेगा और फिर उनके वही माई के लाल के डायलॉग पे लोग लड़के बोलेंगे पढ़े लिखे कि हम हैं माई के लाल चंबल के। जी शिवराज सिंह जी के लिए तो ये है। जी सिंधिया जी ने ये कहा था जी कि मैं राकेश जी मैं आपको बता दूं कि वहां के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं नाथू सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपकी बात सुन रहे हैं। आपकी बात का वो बाद में उत्तर देंगे। आप अपनी बात सिंधिया जी के बारे में बता रहे थे, शिवराज जी के बारे में बता दिया। जी हाँ कोई बात नहीं। जी सिंधिया जी ने ये कह के कहा था कि मैं सड़कों पर उतरूंगा जी अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया जाएगा। जी जो घोषणा पत्र में कहा गया था, कांग्रेस ने ये कहा कि घोषणा पत्र 5 वर्ष का है, अभी 1 वर्ष हुआ है, हम इसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अभी करिए, नहीं मैं सड़कों पर उतरूंगा। अब जब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ये लोग चले गए तो अब निजी मुद्दे ज्यादा कारगर हो गए। अब वो अतिथि विद्वानों का मुद्दा गौड़ हो गया। जी अब चुनाव लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब मंत्री बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस बात के ऊपर ये कहा था कि हम सड़क पर उतरना चाहते हैं, आप सबसे पहले उन अतिथि विद्वानों को नियमित कराइए वल्लभ भवन में बैठ के। तो अगर नहीं करा पाएंगे तो चंबल संभाग के सभी अतिथि विद्वान पढ़े लिखे मध्य प्रदेश के सब आपसे प्रश्न करेंगे कि आप जिस मुद्दे के ऊपर जमीन पर उतरने की बात कर रहे थे, आप सरकार में जाते ही, बीजेपी की सरकार में पहुंचते ही आप वो मुद्दा भूल गए, अपनी सुख सुविधाओं में लग गए, अपने टिकट के लिए लग गए, अपने मंत्री बनवाना चाहते हैं। जब चुनाव ही होना है अभी 2 महीने में, तो मंत्री क्यों बनवाना चाहते हैं? ये जनता समझती है, जनता देखती है। जनता ने वो दौर देखा है जब कोरोना हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में आ रहा था और ये लोग अपने तरीके से अपनी सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे। इनके लोभ और लालच, लक्ष्मी जी इनके सर पे सवार थी, जिसका ये परिणाम है कि लोग चुनाव हो रहे हैं। जी चलिए गुर्जर जी से उत्तर ले लेते हैं। राकेश जी आप सुनिएगा। गुर्जर जी आपने राकेश जी की बात सुनी है, आप क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि मैं पहले तो ये बड़े क्या है हमारे, इनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत हृदय में इनके प्रति मेरा स्नेह और आत्मीयता है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बड़े भाई हैं, आपके पिताजी भी हमारी पार्टी से विधायक रहे जी, और आप बीच में कांग्रेस में रहे, उसके बाद में छोड़ी तो उनको पछतावा भी हुआ कि मैं कांग्रेस में जो घुटन महसूस कर रहा था निकल के आए, और आज ये फिर उनके दायरे में, उनके झांसे में फिर आ गए। हमने अपनी बात पे आता हूँ। गुर्जर जी ये तो आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, गुर्जर जी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दे की बात पे आए, महंगाई चुनाव पे आए। जी जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे शिवराज जी को कह रहे हैं कि शिवराज जी ने प्रोजेक्ट वे और एक्सप्रेस वे में परिवर्तन करके ये किया। केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के उसे चंबल एक्सप्रेस वे को भिंड तक बनाने का संकल्प लिया था जी। उसमें कमलनाथ सरकार ने रोड़ा अटका करके उसे मुरैना तक कर दिया था। अब मध्य प्रदेश सरकार पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में आई है तो उन्होंने उसका जो इन्होंने रोड़ा अटकाया था उसे छोड़ करके और पुनः उसको जहां पहले प्रस्तावित था वहां तक किया। अब रही बात दूसरी, मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में अंतर क्या आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी किसानों के लिए जो सम्मान निधि होती है उसके लिए और फसल बीमा के लिए इनका रोना रहता था कमलनाथ जी का कि हम पे पैसा ही नहीं है। आज 2900 करोड़ रुपए किसानों के फसल बीमा के लिए उन्होंने बैंकों को जारी कर दिए। आज बिजली की स्थिति वो ही सुधर गई।
हर चीज में सुधार हो रहा है, कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अब इनके विधायक गुर्जर जी, बिजली की स्थिति तो खराब, बिजली की स्थिति के बिल तो बहुत ज्यादा आने लगे फिर से। नहीं, संबल योजना जो चल रही है, पुनः संबल योजना शुरू की है, किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। जो 100 रुपए हमने तय किए थे उसी के अनुसार उनके बिल आएंगे। संबल योजना के तहत जितनी छूटें पहले थी, जितनी संबल योजना से राहत कार्य चलना थे किसानों के, मजदूरों के, वे पूरे काम फिर शुरू हो रहे हैं। इन्होंने जो 15 महीने में इस प्रदेश को पुनः बीमारू बनाया था, जो पिछले कार्यकाल में 15 वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को शिवराज जी और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने बीमारू राज्य से बाहर निकाला था। 15 महीने में इन्हें फिर बीमार कर दिया था। उसे आप देख रहे हो 2 महीने के अंतर कितना अंतर आया। अभी गेहूं की तुलाई हो रही है, इनके परसाल गेहूं तुलाई में क्या हुआ? चलिए एक एक करके गुर्जर जी अपनी बात रख ली है, राकेश जी सुन रहे हैं, उनकी बात ले लेते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा छोटा सा, फिर राकेश जी के पास जाएंगे। आपने पहले 2018 में जिनके खिलाफ प्रचार किया था, कई तरह के आरोप लगाए थे, आज उन्हीं ओपीएस भदौरिया के समर्थन में आप कैसे प्रचार करेंगे? आपको मैं बताऊं सर जी, ऐसा रहता है जो धर्म युद्ध में जो आते हैं, आपने चाहे आपके पौराणिक काल के समय का ले लो, चाहे महाभारत काल का ले लो, चाहे रामायण काल का ले लो, जो लोग धर्म का साथ देते हैं उनके साथ सभी जनता जनार्दन खड़ी हो जाती है, पूरा जनसमूह खड़ा हो जाता है। ये लोगों ने जो अत्याचार, अनाचार और अत्याचार जनता पे कर रही थी कमलनाथ सरकार, उसका अंत करके आए हैं और सभी जनता की गुर्जर जी हम सवाल दूसरा किए थे, आप उत्तर फिर पहुंच गए कमलनाथ जी के। हम एक बार फिर राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, उनका कहना है कि 15 महीने में बीमार कर दिया था उन्होंने, 3 महीने में फिर ठीक कर दिया मध्य प्रदेश को। इस आधार पे वोट मांगेंगे वो? एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने ये असत्य कहा कि कमलनाथ सरकार ने वो जगह कम कर दी थी एक्सप्रेसवे की। इनको मैं सुधारना चाहता हूं कि चुनाव दिसंबर में था और नवंबर में शिवराज सिंह जी ने उसका एक्सप्रेसवे का हिस्सा मुरैना के NH3 तक रखा था, काट दिया था। जी। पहली बात तो इनको ये दुरुस्त करना चाहिए जी। बिना पढ़े लिखे, बिना तथ्यों के नहीं बोलना चाहिए जी। अभी भी इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि भिंड तक का हिस्सा उसमें जोड़ा जाएगा जी। मेरा इसमें भी प्रश्न है कि वो जवाब दें कि भिंड तक जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी, इनको नाथू सिंह जी को जानकारी नहीं है जी। जब इनके समय में, बीजेपी के समय, बिजली बिल 200 रुपए किया गया था जी, मजदूर कार्ड के अनुसार, और कमलनाथ जी की सरकार में त्रिपाठी जी 100 रुपए किया गया, 86 रुपए जी। तो इस बात को थोड़ा सा संगठित तरीके से बात करेंगे, लफबाजी से कोई मतलब नहीं है। जहां तक ये है कि 15 वर्षों तक आपने राज्य किया जी, और 15 वर्षों में आप मध्य प्रदेश के गरीब जनता को, मजदूरों को अन्न नहीं दे पाए। 3 महीने में कोरोना जैसी स्थिति में मध्य प्रदेश त्राही कर गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने चंबल पे, उदी पे डैम बनाने की बात की थी, अनूप मिश्रा जी मंत्री थे, वो बात भूल गए। इन्होंने गोहद के पहाड़ पर खड़े होकर ये कहा था कि यहाँ पे उद्योग का हब बनेगा। हेलीकॉप्टर वहीं उतारा था नरेंद्र तोमर जी ने और शिवराज सिंह जी ने, वहां कुछ नहीं किया। अब ये एक्सप्रेसवे का जो मामला है उसको भी प्रोग्रेस वे करके असत्य बोलने की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जहां चुनाव होते हैं, उपचुनाव, वहां पे ये लफबाजी करते हैं, ऐसे ही घोषणा करते हैं, जिसका सीधा उदाहरण एसपी साहब है, आपको मालूम है, मैहर का उपचुनाव। मैहर में इतनी घोषणाएं की और कोई काम नहीं हुआ। आप उस इलाके के रहने वाले हो, तो शिवराज सिंह जी अपने वशीकरण मंत्र से लोगों को जबान से झूठ बोल के, असत्य बोल के लोगों से वोट लेना जानते हैं। लेकिन उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये इतना पिछड़ा इलाका नहीं है, ये चंबल का जागृत इलाका है। यहाँ का मतदाता बड़ा जागरूक है, उसको मालूम है कि आपने ये चुनाव किन परिस्थितियों में थोपा है। उनको ये मालूम है कि बेंगलोर में उन हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों को आपने क्यों रखा था। जनता ये जवाब मांगना चाहेगी कि जिसको हमने 5 साल के लिए चुना था, उसको 15 महीने के अंदर फिर वोट देने के लिए आप आ गए हो। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो परिस्थिति है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल, एक बार उत्तर ले लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि चंबल भले ही आर्थिक रूप से संपन्न हो न हो, लेकिन राजनीतिक रूप से चंबल बहुत संपन्न है, ये मैं मानता हूं। मतदाता बहुत जागरूक है। गुर्जर जी, राकेश जी ने बात कही है, जो भी आरोप लगाए हैं, आप उसका उत्तर देना चाहेंगे?
बिल्कुल जी। मेरा कहना ये पहले है, तो ये कि उन्होंने सवाल उठाया है कि आप भिंड तक इसको ले जाएंगे कि नहीं। नहीं, भिंड जो पहले प्रस्तावित था, जो समस्या उसी पे आई है कि इसमें फेरबदल किसने किया है। मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जानकारी केवल किसी के बताने से उससे नहीं होती है, दस्तावेज होते हैं। उसमें जो पहले प्रस्तावित किया था चंबल एक्सप्रेस, तो वहां तक ही अब बनेगा, नाम उसका परिवर्तन करके जो दिया है वहीं तक बनेगा जहां पहले था। एक दूसरा, आपने कहा है कि आज ये चुनाव क्यों थोप दिया, तो उसके लिए आप देख लो, गरीबों के घर उजाड़े कमलनाथ सरकार ने, किसी के रोड के नाम पे, किसी में कांग्रेस के लोगों के कहने पर। आप भैया से पूछो कि आपका दवोई कस्बा है, रोजाना आपका जाना पड़ेगा, उस दवोई कस्बे का आप एक नक्शा मंगवा लो कि आपके मंत्री के कहने पे गरीबों के घर उजाड़े गए। उनकी बद्दुआ के कारण ये सरकार गई है, और जो अत्याचार अनाचार लगातार हुआ किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ। अरे गुर्जर जी, थोड़ा सा मुद्दे पे तथ्यात्मक बात रखिए। आप भाषण वाली बात कर रहे हैं कि अनाचार अत्याचार, तथ्यात्मक बात करिए ना, कुछ तथ्यात्मक बात करिए। ठीक है जी, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव हुआ, तो आपने ही शुरुआत की है देश में। आपने बाघेला जी के नेतृत्व में केशुभाई की सरकार गिराने के लिए क्या किया था? तो चलिए, उन्होंने जो किया था तो आपने भी कर दिया। नहीं, जनता ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। जनता ने कहाँ किया है? जनता तो चुन के भेजी थी कि कोई नया नहीं किया है। जनता त्रस्त हो जाएगी तो विधायक लेती है, वो विधायकों ने निर्णय लिया है। अब जनता समय पे आने पे बता देगी। जनता एक राय होकर के भारी बहुमत से कमलनाथ की सरकार जो गिराई है, और शिवराज जी की सरकार को बहुमत दे करके रहेगी बहुमत में, और भारी बहुमत देगी। चलिए राकेश जी, आपसे अंतिम सवाल यही, गुर्जर जी का उत्तर दे दें। अंतिम सवाल यही कि आप कितने जीतेंगे 24 में से? हाँ, चुनाव होंगे। चुनाव में भविष्यवाणी बहुत ज्यादा की जाना, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा कोई पंडित नहीं हूँ। आकलन तो लगाया जा सकता है सर। आकलन बिल्कुल त्रिपाठी साहब, आकलन लगाया जा सकता है। और मैं इतना मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में उतनी सीटें देगी कि फिर से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी, ताकि ये खरीद फरोख्त का खेल बंद हो। और नादुर सिंह गुर्जर जी का एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बकायद उन्होंने कोई तथ्यात्मक बात नहीं की है जी। उन्होंने कहा है कांग्रेस के समय इस जगह को रोका गया है और हिस्सा हटाया गया है जी। ये 6/8/2018 का ऑर्डर है एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, शिवराज सिंह जी मंत्री थे जी। इसको NH कॉरिडोर टू NH3 इस सब्सट्रैक्ट फ्रॉम स्कोप, मतलब उसको सिर्फ NH3 तक रखा गया है मुरैना के जी। ये ऑर्डर की मैंने तारीख पढ़ दी है 6/8/18 को। इसलिए नादू सिंह जी आइंदा भी बोले एक्सप्रेस वे के बारे में तो असत्य न बोले। मेरा मानना यही है कि जनता, त्रिपाठी जी जवाब देगी। जनता चाहेगी कि फिर से कांग्रेस की सरकार उसने 5 साल के लिए बनाई थी। इन्होंने हथकंडे अपनाकर, इन्होंने आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर ये सरकार गिराई है। और जनता तो जनार्दन है, जनता फिर से एक बार अपने 5 साल के निर्णय को फिर से बनाएगी, फिर से स्थापित करेगी, फिर से कांग्रेस इतने उपचुनाव में सीट जिताएगी कि हम लोग फिर से कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना पाए। चलिए, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि चंबल संभाग के जो 7 उपचुनाव होने हैं उनमें एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण आपका मुद्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी आपका, राकेश जी और नाथू सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने का। हमारे एक बार दिनेश शर्मा के पास फिर से चलते हैं। दिनेश, क्या रहेगा मेहगांव सीट पे चुनावी रण, कैसा रहेगा? दिलचस्प रहेगा या किसी के पक्ष में जाता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, दिलचस्प रहेगा। ये अभी किसी मतदाता को नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस की जीत रही है, बीजेपी की जीत रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, मेहगांव विधानसभा भिंड जिले में एवं भिंड सत्या लोकसभा क्षेत्र में आता है। पिछले आम चुनाव को मेहगांव विधानसभा की कांग्रेस पार्टी से भदौरिया लगभग 26,132 वोटों से जीते थे, जिन्होंने भाजपा के राकेश शुक्ला को हराया। देखिए, इतिहास मत बताइए, वो है, हमने दिखा दिया है कौन कितने जीता था। हम तो वर्तमान जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर बताइए कि क्या स्थिति रहेगी। भदौरिया जी से जनता नाराज है कि आपने उपचुनाव करवा दिया, या बीजेपी मैंने सिंधिया जी, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी सब है उनके साथ, तो उनका पक्ष मजबूत है? एक बात पहले बता दीजिए, नाथू सिंह गुड़िया जी बोल रहे थे, अध्यक्ष जी बोल रहे थे जी
कि वो जनता जी हमारे साथ है, खुश है हमारे साथ। तो ये कहाँ की राजनीति है कि जनता बीच में लहर में छोड़कर आप पार्टी चेंज कर रहे हैं जी। ये कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आ गए हैं, तो जनता है उनसे काफी नाराज है। जो ठाकुर कोटा है वो भी नाराज है, क्योंकि ये पार्टी छोड़कर आ गए, आखिरकार जनता किधर जाएगी। चलिए, तो ब्राह्मण ठाकुर अनिल जी बता रहे थे कि निर्णायक मतदाता है वहाँ, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, जो ब्राह्मण वोट है, जो क्या कहते हैं, जो ठाकुर कोटे ठाकुर काफी नाराज है उन्होंने, जो ओपीएस भदौरिया उनको छोड़कर बीच मदवार में चले गए हैं। तो वो भी ठाकुर कोट है जो कांग्रेस को देगा, जो भी उनके साथ रहेगा, राकेश चौधरी के साथ रहेगा। जो भी ब्राह्मण वोट है वो भी राकेश चौधरी के साथ है। नहीं तो राकेश चौधरी को टिकट नहीं मिली तो? नहीं, राकेश चौधरी को नहीं मिलती। अगर कोई और दूसरा प्रत्याशी आता है तो उसके साथ रहेगा, क्योंकि ये दल बदल कर आए हैं तो उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये प्रत्याशियों को, वोटरों का कहना है कि अगर ये इस तरह के चेंज करेंगे तो हमारा कैसे जाएंगे, किस तरह के रहेंगे। सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा? सिंधिया जी का प्रभाव है, लेकिन सिंधिया जी के प्रभाव के लिए माननीय गोविंद सिंह जो है सहकारिता मंत्री, उन्होंने भी अपनी लगोट बांध ली है ओपीएस भदौरिया को हराने के लिए। जितने उनके कदम छोटे हैं उससे भी ज्यादा दाव पेचों में राजनीति दाव पेचा बहुत आगे है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इसको ओपीएस भदौरिया को हराने के लिए। ओपी जितना भी उनका जो वो सिंधिया जी है, जो सिंधिया जी का प्रभाव है, लेकिन प्रभाव केवल इतना ही है, पब्लिक आती है उनके भाषणों को सुनती है, बहुत अच्छे सुनती है, लेकिन पब्लिक को जो करती है जिसको वोट देना नहीं करती है, ना कि इनके भाषणों पे पब्लिक का माइंड बैठ नहीं होता है। जी तो अनिल, आपका कोई सवाल क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आज कमलनाथ जी चाहेंगे सवाल कर, मैं बात कहना चाहूंगा। नहीं, मैंने आपसे उनसे कोई सवाल करना है क्या दिनेश से? दिनेश, ये बताइए, सिंधिया जी का झंडा लेकर ओपीएस भदौरिया चला करते थे, इसके अलावा और भी नेता जो कांग्रेस के चला करते थे, वो ठिठक क्यों गए? क्यों भाजपा में नहीं आए? ओपीएस भर अकेले आए हैं मेघाव क्षेत्र में। तो उनको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि भाजपा की अब कहीं ज्यादा वो नहीं है। जो कांग्रेस में है तो कांग्रेस में ही रहे हैं। जो हर एक किसी की वो नीयत नहीं रहती है कि तो दल बदले के, वो बदले, पार्टी बदले। जो नेता है तो वो अपनी जगह पे ही रहती है, जो सक्षम नेता है, और जो उनकी क्वालिटी जो कमजोर है उनको कुछ लगता है। दिनेश, एक सवाल ये है कि पिछले चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट ये बड़ा मुद्दा था। चौधरी राकेश सिंह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, माई के लाल को याद दिला रहे हैं। तो ये मुद्दा अभी भी गर्म है या खत्म हो चुका है? बिल्कुल, ये बात सही है। माइकल लाल जो शब्द बोला था तो जो बैकवर्ड पे आई थी, तो इसीलिए आई थी जिन्होंने सिंधी बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान ने जो माइकल लाल ने कहा था, तो काफी ब्राह्मणों को या ठाकुरों को बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने इस तरह की बाकी जो लोगों के लिए कहा थे। चलिए, लगता है संपर्क आज कुछ कोरोना का कहर अनिल ज्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है और भिंड और महगांव तक चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, आपको भी। अनिल, आपको भी सारी कोई आपकी टिप्पणी है? मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज कमलनाथ जी ने कहा है कि इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस इस रणनीति पर काम करेगी, प्रत्याशियों पर दाव लगाया जाए कि प्रत्याशी अगर मजबूत उतारे जाए। चौधरी राकेश सिंह मेघांव क्षेत्र में वाकई मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, जो कांग्रेस बीजेपी को सोच पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ओपीएस भदौरिया को जिताने के लिए बीजेपी को अपने जो उस क्षेत्र के 3 जो बड़े नेता हैं उनको साथ लाना पड़ेगा पूरे मन के साथ, जिनमें एक तो केपी सिंह भदौरिया हैं, दूसरे राकेश शुक्ला हैं पूर्व विधायक, और तीसरे मुकेश चौधरी। ये तीनों ऐसे वहां के नेता हैं जिनको कहने पर 10-10 हजार वोटर इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर बीजेपी इन तीनों को साथ रख पाती है तो ओपीएस भदौरिया की जीत सुरक्षित कहा जा सकता है। चलिए, लेकिन राकेश शुक्ला अपना भविष्य देखेंगे, मुकेश चौधरी अपना भविष्य देखेंगे, बाकी केपीएस भदौरिया अपना भविष्य देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, आपका भी हमारे साथ संपर्क। तो 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं ये कई नेताओं के भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी है और अपने दल पर दबाव बनाने में भी पीछे नहीं है। तो ये स्थितियां आने वाले समय में प्रदेश की सियासत और रोचक बनाएगी, साथ में दलों की मुसीबत भी बढ़ाएगी। वही आज हमने जिस महगांव सीट की बात की, क्या उस पर सिंधिया के कट्टर समर्थक ओपीएस भदौरिया बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे या कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी को उतारकर मुकाबला अपने नाम कर भदौरिया से बगावत का बदला लेने में सफल रही?
ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है, फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र लेकर। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।